ओके स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। आज हम आपके फाइनल एग्जाम्स के एक ऐसे टॉपिक में घुसने वाले हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है। आज हम मास्टर करने वाले हैं डीपीसी यानी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग का यूनिट 1। और मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। नहीं, ये आपके पूरे लीगल करियर का फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। ओके, तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी नींव से। आखिर किसी भी सिविल केस का ब्लूप्रिंट होता क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स इन दो शब्दों में, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, बहुत कंफ्यूज होते हैं, सही है ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। सोचो, ड्राफ्टिंग क्या है? ये एक रेसिपी लिखने जैसा है, बिल्कुल डिटेल्ड, जिसमें हर इंग्रेडिएंट, हर स्टेप लिखा हो। और प्लीडिंग, वो उस रेसिपी के आधार पर कोर्ट में होने वाली फॉर्मल बहस है। सिंपल, राइट? तो आखिर ड्राफ्टिंग है क्या? ये एक आर्ट है, एक कला, अपने लीगल पॉइंट्स को साफ साफ लिखे हुए शब्दों में उतारने की। आपके केस की पूरी ताकत इसी स्किल पर डिपेंड करती है। और जब प्लीडिंग है ना, वो उसी स्किल का एप्लीकेशन है, यानी वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो आप कोर्ट में फाइल करते हैं। एक है स्किल, दूसरा है उसका रिजल्ट। अब इस पूरे प्रोसेस की लीगल बैकबोन क्या है? वो है सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी। और ये 3 रूल्स, ऑर्डर 6, रूल 1, रूल 2 और रूल 17, ये इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो प्लीडिंग के 4 गोल्डन रूल्स क्या हैं? ये चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखें। पहला, सिर्फ फैक्ट्स बताओ, लॉ नहीं। दूसरा, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स यानी जरूरी फैक्ट्स। तीसरा, एविडेंस बिल्कुल नहीं देना है। और चौथा, अपनी बात को छोटा लेकिन बिल्कुल साफ रखो। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लेंट की तरफ। ये वो पहला कदम है जहां से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। प्लेंट को आप एक फॉर्मल कंप्लेंट लेटर समझ सकते हैं जो आप कोर्ट को लिख रहे हैं। ये कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ, यानी वो इंसान जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो इसमें अपनी पूरी कहानी बताता है। लेकिन एक प्लेंट फाइल करना इतना आसान नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 1 के हिसाब से ये सारे एसेंशियल्स उसमें होने ही चाहिए। कोर्ट का नाम, पार्टीज की डिटेल्स, कॉज ऑफ एक्शन, सब कुछ। अगर एक भी चीज मिस हो गई तो आपका केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ सकता है। ओके, तो प्लेंटिफ ने अपनी बात कह दी प्लेंट में। अब बारी है दूसरी साइड की। डिफेंडेंट अपना बचाव कैसे करता है? वो फाइल करता है रिटन स्टेटमेंट। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठा है जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। सोचो, अगर प्लेंटिफ ने 10 बातें कहीं और डिफेंडेंट ने सिर्फ 8 का जवाब दिया, उन 2 बातों का क्या होगा जिन पर वो चुप रहा? और इसका जवाब ऑर्डर 8 रूल 5 में है। कानून कहता है, इफ यू डोंट डिनाई इट, यू एडमिट इट। अगर आपने किसी बात से इनकार नहीं किया तो कोर्ट मान लेगी कि आपने उस बात को कबूल कर लिया है। शॉकिंग, राइट? और यही वजह है कि आपका इनकार बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पैरा 3 गलत है। नो, आपको बताना पड़ेगा कि पैरा 3 इसलिए गलत है क्योंकि जो माल हमने भेजा था वो डिफेक्टिव नहीं था, बल्कि सुपीरियर क्वालिटी का था। सी द डिफरेंस? स्पेसिफिसिटी इज की। लेकिन क्या हर केस सालों साल चलता है? बिल्कुल नहीं। कानून में कुछ फास्ट ट्रैक रास्ते भी हैं। चलिए 2 ऐसे ही स्पेशल सूट्स पर नजर डालते हैं। पहला है समरी सूट जो ऑर्डर 37 के अंडर आता है। इसे आप पैसा वसूलने के लिए एक रॉकेट शिप समझो। अगर आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट या चेक जैसा पक्का सबूत है तो ये बहुत तेजी से काम करता है। वहीं एक रेगुलर मनी सूट एक स्लो ट्रेन जैसा है जिसमें पूरा ट्रायल होता है। अब बात करते हैं इंजंक्शन की, यानी स्टे ऑर्डर की। ऑर्डर 39, ये तब जरूरी होता है जब आपको कोर्ट से तुरंत कोई चीज रुकवानी हो। लेकिन इसे पाने के लिए आपको 3 चीजें साबित करनी पड़ती हैं। पहला, आपका केस प्राइमा फेसी स्ट्रांग है। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में है, यानी आपको ज्यादा नुकसान होगा। और तीसरा, इररिपेयरेबल लॉस, यानी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती। ये तीनों टेस्ट पास करने होंगे। रूल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन इन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने रियल लाइफ केसेस में कैसे अप्लाई किया है? चलिए 2 लैंडमार्क केसेस देखते हैं। पहला केस है सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वी यूनियन ऑफ इंडिया। सवाल था कि क्या रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की 30 या 90 दिन की डेडलाइन एब्सोल्यूट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डेडलाइन जरूरी है, पर जस्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्शनल केसेस में टाइम बढ़ाया जा सकता है। कितना अहम फैसला है। दूसरा केस, मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। यहां सवाल था कि क्या कोर्ट दूसरी पार्टी को सुने बिना ही इंजंक्शन दे सकती है, जिसे एक्स पार्टी इंजंक्शन कहते हैं? कोर्ट ने कहा हाँ, पर सिर्फ एक्सट्रीम अर्जेंसी में, जब कोई डिले पूरे केस का मतलब ही खत्म कर दे। इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यह बहुत जरूरी था। ओके, बहुत कुछ कवर कर लिया। अब टाइम है एक सुपर फास्ट 30 सेकंड रिवीजन का। आर यू रेडी? लेट्स गो। ड्राफ्टिंग स्किल है, प्लीडिंग डॉक्यूमेंट है, गोल्डन रूल सिर्फ फैक्ट्स, लॉ और एविडेंस नहीं। प्लेंट केस शुरू करता है सारे एसेंशियल्स के साथ। रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिनायल करना ही पड़ेगा। समरी सूट फास्ट पैसा रिकवरी के लिए और इंजंक्शन अर्जेंट स्टे ऑर्डर के लिए। गॉट इट? चलिए अब देखते हैं आपने कितना सीखा। कुछ सिंपल सवाल। सवाल नंबर 1, प्लीडिंग का गोल्डन रूल क्या है? सोचिए। और जवाब है सिर्फ फैक्ट स्टेट करो, लॉ या एविडेंस नहीं। ऑर्डर 6 रूल 2। ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डिफेंडेंट किसी बात को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता तो क्या होता है? एग्जैक्टली, उसको एडमिशन मान लिया जाता है, यानी आपने वो बात कबूल कर ली है। ऑर्डर 8 रूल 5। और एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए ये लैटिन मैक्सिम याद रखें। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके लिखे हुए शब्द साफ नहीं हैं तो उनका मतलब आपके खिलाफ ही निकाला जाएगा। इसलिए बी प्रिसाइज, बी क्लियर। तो सबका सार क्या है? यही कि न्याय का रास्ता एक परफेक्ट ड्राफ्ट से ही शुरू होता है। आपकी पूरी केस की इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।